अब दूसरा जो प्रस्तावना का चैप्टर है समाजवाद के बाद में पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता बल्कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान। मूल अधिकारों के अंतर्गत भी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनेक मतों को मानने वाले भारतीय लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। पंथ निरपेक्षता भावना का प्रश्न नहीं है, ये विधि द्वारा स्थापित है। पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारित लक्ष्यों में से एक है, यानी जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो पंथ निरपेक्षता भी उसमें है। अब उसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो चित्र है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। दूसरे शब्दों में न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज में भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना होगी। हम सीधी बात करें, लोकतंत्रात्मक शासन क्या होता है, यानी लोगों की चुनी हुई सरकार। दूसरे शब्दों में अब्राहम लिंकन की परिभाषा को हम इंडिकेट कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है हम लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन, वही क्या है, लोकतांत्रिक शासन। अब दूसरा शब्द है गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि गणों का राज्य, लोगों की चुनी हुई सरकार का शासन। यानी यहाँ का गणराज्य से तात्पर्य दो बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है कि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा निर्वाचित है, वो किसी वंश या परंपरा का पहलू नहीं है, यानी वंश और परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख है। दूसरी बात, उसका कार्यकाल निश्चित समय के लिए होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति भारत के गणराज्य को इंडिकेट करता है, यानी वह राष्ट्र का प्रमुख है और जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती राष्ट्रपति का निर्वाचन है जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अर्थात जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसमें चाहे भले ही इनडायरेक्ट रूप से चुना गया हो, लेकिन चुनता कौन है, जनता। तो इसलिए ये जनता का चुना हुआ राष्ट्र प्रमुख है और उसका कार्यकाल निश्चित है, यानी हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। तो भारत क्या हो गया, गणराज्य। अब आपसे पूछ ले गणराज्य क्या है, तो आपको बताना है कि ऐसा राज्य जिसका राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना हो, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। दूसरी बात, उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। अब आपसे पूछे कि भारत का जो भारत गणराज्य है या नहीं है, तो बिल्कुल आप बताइए कि भारत गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उसका कार्यकाल 5 साल है। तो ये हो गया गणराज्य। अब गणराज्य के बाद में है संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसको भी आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि व्यक्ति समाज में रहता है,
तो समाज में उसको न्याय कैसे प्राप्त होगी? जब समाज में रहते हुए उसे बराबर यानी समान नागरिक होने का दर्जा प्राप्त हो, राज्य की दृष्टि में वह नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो और उसे आगे बढ़ने के अवसर मिले। उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव। तो सबसे पहली चीज समाज के स्तर पर समानता। फिर आर्थिक न्याय, यानी उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं वो पूरी। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो ये दो जो शुरुआती न्याय है, सामाजिक और आर्थिक, ये पूरी होंगी जब ही राजनीतिक न्याय पूरी हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति समाज के स्तर पर उसको बराबरी का हक मिलेगा, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तो वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और समाज और सरकार की जो गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा और अपने राजनीतिक हितों और अहितों का ध्यान रखते हुए वो मताधिकार का प्रयोग करेगा, चुनाव लड़ सकेगा और सार्वजनिक चर्चा में भाग लेगा। तो इससे राजनीतिक न्याय की पूर्ति हो जाएगी। यानी सीधी सीधी बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य का ढांचा विकसित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक ढांचा को कायम रखते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विकसित करना है। और ये अवधारणा गांधी जी की अवधारणा से भी मेल खाती है और साथ ही साथ समाज की उन्नति और विकास के लिए भी जरूरी। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी सबसे पहले सामाजिक न्याय पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में आर्थिक न्याय, और फिर आर्थिक न्याय पूरी हो जाएगी तो राजनीतिक न्याय भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार ये तीनों न्याय एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना के अगले जो चैप्टर हैं वो